यस, आप लोगों को आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा रिकॉल कराऊंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी। कैश फ्लो स्टेटमेंट की पूरी अकाउंटिंग CFS की पूरी अकाउंटिंग लिखी हुई है AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये AS कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको बनाना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ उसको बनाना है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो या जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। क्या हो? लिस्टेड हो। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ी। मैंने आपको कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ होती है। पहली ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। हम लोगों ने सबसे बड़ी एक्टिविटी जो पढ़ी वो ऑपरेटिंग पढ़ी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये कहती है कि आप नेट प्रॉफिट को ही नेट कैश मान लो। किसको? पहले तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग थोड़ा बहुत बता दूं क्या है, वैसे सबको पता है। आपका जो मेन रेगुलर सोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे जो आप कमाई करते हो, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ऑपरेटिंग है। जैसे सेल करना, परचेस करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, दीज ऑल आर योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सब क्या है? ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि किसी भी धंधे में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन ही होते हैं। कौन से होते हैं? इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी बड़ी बनती है, क्योंकि किसी बिजनेस में सबसे ज़्यादा कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? ऑपरेटिंग। फिर फिक्स एसेट को खरीदने बेचने के ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग होते हैं, और लोन अगर हम लेते हैं या उसे चुकाते हैं तो वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो सबसे सिंपल तरीके से बन जाती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? सिर्फ फिक्स एसेट का सेल और फिक्स एसेट का, जो अगर हमें डायरेक्ट गिवन हो तो अच्छी बात, नहीं तो हमें अकाउंट बनाना आता है बहुत अच्छे से। सेल से पैसा आता है और परचेज में पैसा। फिक्स एसेट के साथ साथ यहाँ पर क्या आती है? इन्वेस्टमेंट। क्या आती है? इन्वेस्टमेंट कौन सी भी हो, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कौन सी इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट को तो हम कैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसे तो कहीं लेते ही नहीं हम, उसे तो हम कैश मान लेते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के सेल और इन्वेस्टमेंट का परचेज। ठीक है, ये नहीं बताया अभी, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे पैसा आएगा और यहाँ पे भी पैसा जाएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला रिटर्न भी इधर ही आता है। क्या रिटर्न मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि पैसा आता है। ये बन गई इन्वेस्टिंग, जरा सी चुन्नू सी। इसके साथ साथ बनती है कौन सी? फाइनेंसिंग। ये भी छोटी है। इसमें क्या आता है? लोन। कोई भी तरह का फाइनेंस से हमने पैसा उठाया है, उधार मांगा है, उधार। लोन में एक बात आपको बता दूं मैं, अगर मैं किसी भी बैंक से लोन ले रहा हूं तो फाइनेंसिंग है। मैं किसी कंपनी से लोन ले रहा हूं, वो भी फाइनेंसिंग है। मैं किसी पर्सन से लोन ले रहा हूं, वो भी फाइनेंसिंग है। लेकिन मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो वो इन्वेस्टिंग है। ये याद रखना, क्योंकि लोन देना आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसे 5 लाख रुपए उधार दे दिए, ये इन्वेस्टिंग है मेरी। अब हाँ, वो मेरा दोस्त है तो मैं उससे ब्याज नहीं लूँगा, लेकिन नॉर्मली आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, तो आप उससे कोई ना कोई रिटर्न मांगोगे, और रिटर्न में आपको क्या देगा? वो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग। तो लोन देना भी कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, आपने तो 50 एक क्वेश्चन किए, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ क्या आता था? लिखा हुआ आता था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। लेकिन अगर वो लिख दे लॉन्ग टर्म एडवांसेस, तो एडवांस का मतलब है किसी को पैसा देना, और पैसा देने का मतलब है इन्वेस्टिंग, लेने का मतलब है फाइनेंसिंग, लेकिन देने का मतलब क्या है? तो याद रखना, ये इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी आएंगे। क्या आएंगे? किसी क्वेश्चन में आया तो नहीं है, लेकिन कभी आ जाए ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म एडवांस। फिर बोल रहा हूं, किसी को लोन देना इन्वेस्टिंग होता है, किसी से लोन लेना फाइनेंसिंग है। लोन लेना तो फाइनेंसिंग ही है। अब फाइनेंसिंग में क्या आएगा?
लोन या डिबेंचर, लोन या डिबेंचर या तो हमने क्या किए हैं, या तो हमने क्या किए हैं, या हमने क्या किए हैं, रिडीम, इशू किए हैं, पैसा आया होगा, और रिडीम किए हैं, पैसा। ये लोन या डिबेंचर फ्री में नहीं होते, इनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पेड माइनस होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट पेड माइनस होता है। लोन के साथ साथ हम लोग शेयर भी इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? जब मैं शेयर्स बोल रहा हूँ तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ गए। इक्विटी और प्रेफरेंस, ये शेयर भी या तो हम इशू करते हैं या फिर हम रिडीम करते हैं। इशू करने से पैसा आता है और रिडीम करने से पैसा, शेयर भी फ्री में इशू नहीं होते, शेयर के ऊपर हमें पे करना पड़ता है डिविडेंड, उससे पैसा जाता है। क्या होता है? ये बन गई फाइनेंसिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं पहले तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ, फिर टर्न एंड ट्विस्ट वगैरह सब बता दूंगा, कहाँ कहाँ उलझोगे, क्या होगा क्या नहीं, वो सब कुछ। ये पहले बेसिक, लोन या डिबेंचर इशू करने से पैसा आएगा, रिडीम करने से पैसा जाएगा। लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। शेयर इशू करने से पैसा आएगा, रिडीम करने से पैसा, और उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। शेयर का तो कभी कोई अकाउंट भी नहीं बनाया हमने, शेयर तो सीधे पता चल जाता है। 5 लाख से 6 लाख हो रहा है मतलब इशू हुआ है, 5 लाख से 4 लाख हो रहा है मतलब रिडीम हुआ है, 5 लाख से 6 लाख हो रहा है मतलब इशू हुआ है, 5 लाख से 4 लाख हो रहा है मतलब रिडीम हुआ है। ठीक है, इसमें एक टर्न एंड ट्विस्ट आ सकता है, वो ध्यान रखना। एक या दो तीन आ सकते हैं, वो बता देता हूँ। इसके तो टर्न एंड ट्विस्ट कुछ भी नहीं है, इसका तो अकाउंट बनाओ और हर चीज़ का समाधान अकाउंट में है। फिक्स एसेट नाम आते ही क्या बना दो? अकाउंट। अकाउंट बनाना आप सबको आना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बेचेंगे तो बाय बैंक, नुकसान होगा बाय P&L, फायदा होगा 2 P&L, करंट ईयर का डेप लगाएंगे बाय डेप। ठीक है, वो अभी बता दूंगा मैं। यहाँ तो अकाउंट बना के सर गुत्थी सुलझ जाएगी। यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर आपको बोल दे 1 लाख के शेयर इशू हुए हैं और नीचे बोल दे 10% प्रीमियम पे हुए हैं। तो 1 लाख का शेयर अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो वो प्रीमियम भी ऐड होगा। तो आप लोगों को 1 लाख नहीं लेना, आपको लेना है 1 लाख में 10% प्रीमियम, तो 1,10,000 कितना ऐड करना है? तो आप इशू ऑफ शेयर दिखाओगे प्लस प्रीमियम। तो इसमें पहला एडजस्टमेंट, SPR को भी इशू में इंक्लूड करना है, SPR को भी इशू में इंक्लूड करना है, ये याद रखना है हमें। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट, कई बार वो हमें बोल देगा प्रेफरेंस शेयर पहले 5 लाख थे अब 4 लाख हो गए, तो 1 लाख रिडीम हो गए, 1 लाख रिडीम हो गए, लेकिन वो नीचे बोल देगा कि रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है, इशू नहीं रिडम्पशन। बेटा प्रेरणा, रिडम्पशन प्रीमियम पे करने का क्या मतलब है? लॉस है हमारे लिए। रिडम्पशन प्रीमियम करने का मतलब है आपने सामने वाले से 1 लाख रुपए लिए थे लेकिन आप उन्हें लौटा रहे हो 1,10। कितने लौटा रहे हो? लिए आपने 1 लाख थे लेकिन लौटा कितने रहे हो? ज़्यादा लौटा रहे हो। तो उसमें सुनो, अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो उसे रिडम्पशन में इंक्लूड करोगे। मतलब आपका रिडम्पशन अगर 1 लाख का हुआ है तो आप 1 लाख माइनस नहीं करोगे, 1,10,000 माइनस करोगे। जैसे आपने प्लस में प्रीमियम जोड़ा था ऐसे ही रिडम्पशन का प्रीमियम घटाओगे, माइनस करोगे। क्या करोगे? एक बार मेरी तरफ फिर देखो, अगर आपने 1 लाख के शेयर इशू किए हैं और उस पर 10% प्रीमियम है, 1 लाख का 10% 10,000, तो आप इशू ऑफ शेयर में 1 लाख की जगह 1,10 लोगे क्योंकि आए कितने हैं? 1,10। उसी तरीके से अगर रिडीम हुए हैं तो 1 लाख की जगह अगर 1,10 रिडीम हुए हैं तो पूरे 1,10 माइनस करोगे, प्रीमियम को भी इंक्लूड करोगे और रिडम्पशन के प्रीमियम को भी इंक्लूड करोगे। इशू का प्रीमियम प्लस होगा, रिडम्पशन का प्रीमियम माइनस होगा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, अभी उसने कहा प्रेरणा ने कि ये 1 लाख का अगर 10,000 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ तो 10,000 मेरे लिए लॉस है कि नहीं है लॉस? और ये लॉस क्या मेरा रेगुलर लॉस है? रोज़ होता है? रोज़ होता है? क्या ऑपरेटिंग नेचर का है? कौन सा है फिर? बोलो। अगर ऑपरेटिंग नहीं है तो कौन सा है? ऑपरेटिंग नहीं है तो कौन सा लॉस है? नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग नहीं है तो
और नॉन ऑपरेटिंग वाली चीज़ ऑपरेटिंग में ऐड होती है। तो याद रखना ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑपरेटिंग में, ये भूल मत जाना। ये 2-3 एडजस्टमेंट है काम के जो याद रखने हैं आपको। एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसका क्वेश्चन शायद आपकी बुक में तो नहीं है, अगर वो आपको ऊपर बोले कि इक्विटी शेयर 4 लाख है और बोले इक्विटी शेयर 6 लाख हो गए, 4 लाख से 6 लाख, तो योगेश इसका मतलब क्या हुआ? तेज बोल एकदम। कितने के? 2 लाख के इशू हुए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नीचे लिख दे कि कंपनी इशू 1 लाख बोनस शेयर, कंपनी ने 1 लाख बोनस शेयर इशू किए हैं, तो वो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि बोनस शेयर से पैसा नहीं आता, सिर्फ कैपिटल बढ़ जाती है, पैसा नाम ही बोनस शेयर है। बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? तो अगर वो क्वेश्चन में गलती से बोल दे कि 2 लाख में से 1 लाख के बोनस शेयर है, तो आप जो नीचे इशू ऑफ शेयर लेते हो ना, उसमें 2 लाख मत ले लेना। कितने लेना? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तो बोनस है। तो यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट, बोनस शेयर को इग्नोर करना है। क्या करना है? ऐसा नहीं बोल रहा प्लस करना है, ऐसा नहीं बोल रहा माइनस करना है, इग्नोर ही करना है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे आपकी शेयर 4 लाख थी, अब 6 लाख हो गई, तो कितने के इशू हुए? 2। तो आप इशू में 2 की जगह 1 लेना, 1 लाख बोनस शेयर को इग्नोर कर देना, उसका कुछ नहीं करना, ना ऐड ना लेस, इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर। और नीचे नोट डाल के आना है, बोनस शेयर इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। देयर इज कोई फ्लो नहीं हुआ, ना इनफ्लो। ठीक है मेरे बच्चों, ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग का अकाउंट बनेगा। सबसे मेन है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट अगर अपन जल्दी जल्दी देखें तो सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट, जो आपको मिलेगा रिजर्व एंड कहाँ मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर आपका पिछले साल का प्रॉफिट 50 था और इस साल 60 हो गया, तो आप 10,000 ले लेना। क्या ले लेना? तो एक तरीके से नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या फॉर्मूला है? यहाँ से शुरुआत होगी। इसमें 3 चीज़ें सबसे पहले ऐड होंगी, और वो 3 चीज़ें वर्किंग नोट में ऐड होगी। कहाँ ऐड होगी? सीबीएसई के हिसाब से वो 3 चीज़ें वर्किंग नोट में ऐड होगी। कौन सी 3 चीज़ें? एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एक ट्रांसफर टू रिजर्व, और एक प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या? प्रपोज्ड डिविडेंड, या अगर डिविडेंड कोई सा भी दे रखा हो, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं, एंट्रीम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड पेड, कोई सा भी डिविडेंड हो, डिविडेंड ऐड होगा। क्या ऐड होगा? एनी टाइप ऑफ डिविडेंड। जैसे ही ये 3 चीज तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे आंसर की शुरुआत होगी यहाँ से, और यहाँ तुम लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखोगे? अब इसमें सारी नॉन कैश आइटम जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? ऐड नॉन कैश आइटम। बराबर से सुनना, जिसने पहली बार में ढंग से नहीं पढ़ा था, बहुत ध्यान से। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐसे ही पता चल जाएगा। जैसे पिछले साल जनरल रिजर्व 50,000 था, अब 60,000 हो गया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000। पिछले साल CRR था, कई बार नए नए रिजर्व दे देता है CRR, पहले 6 लाख था, अब 7 लाख हो गया, घबराना मत, 1 लाख। कोई सा भी रिजर्व हो, अगर वो, सुनो मेरी बात, कोई सा भी रिजर्व हो, सुनो मेरी बात, कोई सा भी रिजर्व हो, अगर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बढ़ता हुआ, तो यहाँ ऐड कर देना ट्रांसफर टू SPR को छोड़कर, क्योंकि SPR तो भाई कहाँ जाएंगे? SPR मत ले लेना, SPR भाई तो कहाँ जाएंगे? उसके अलावा जनरल रिजर्व दे, CRR दे, DRR दे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दे, सब्सिडी रिजर्व दे। तुमने नाम भी नहीं सुने। तुम लोग जैसे जैसे आगे जाओगे 12th के बाद, तुम इन सारे रिजर्व के नाम सुनोगे। अगर वो तुम्हें जानबूझ के परेशान करने को दे दे, तो याद रखना, कोई सा भी रिजर्व हो, तुम्हें अगर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, तो ऐड कर देना। अगर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है तो क्या कर देना? ऐड। तू बता अली हसन, क्यों ऐड करता हूं मैं ट्रांसफर टू रिजर्व को? रिजर्व बढ़ रहा है तो ऐड क्यों करता हूं? फरहत तू बता, क्यों कर रहा हूं ऐड? मास्क हटा थोड़ा। मटवानी, रिवीजन चल रहा है ना ये?
सिंघम, इसने कहा इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर आगे हमने सिर्फ रिजर्व में डाल दिया है। तो एक बार बता, अगर इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं हुआ है तो जैसे बोनस शेयर को इग्नोर किया था, इसको भी इग्नोर कर देता, ऐड क्यों किया? तू बता चन्नानी, ये मास खटा तेज बोल। नॉन कैश आइटम है, सही है? तू बता तनिष्क, नॉन कैश आइटम है। ये जो दोनों बातें बोली ना वो साथ में बोलना। इसने जो बोला वो आधी बात बोली कि ट्रांसफर में रिजर्व करा, अरे रिजर्व में ट्रांसफर करा, रिजर्व में ट्रांसफर करा, सिर्फ एंट्री इधर उधर कर दी, रिजर्व में ट्रांसफर करा, कैश का ना तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, ये बात सही है। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो उसको इग्नोर करते। ऐड क्यों करा? क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, आपने ट्रांसफर टू रिजर्व P&L में दिखा रखा था, आपने P&L में उसे डिडक्ट कर रखा था, तो हमने वापस से ऐड कर दिया। दोनों बातें, आपने ट्रांसफर टू रिजर्व को P&L में लिखा रखा था, आपने उसे प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रखा था, लेकिन वो नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम आपको डिडक्ट नहीं करनी चाहिए थी, तो हमने वापस से ऐड कर दी। बोनस को हमने इसलिए ऐड नहीं किया, ये भी नॉन कैश आइटम है, इसको इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये हमने प्रॉफिट में से कभी डिडक्ट ही नहीं किया था। जो चीज़ हमने प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करी थी, हमें रिवर्स एडजस्टमेंट की ज़रूरत, यहाँ रिवर्स एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम प्रॉफिट में से लेस करते हैं वो सब ऐड कर देना। ये तीन तो करना ही, प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा और क्या करना है? डेप्रीसिएशन। और क्या ऐड करना है? लॉस ऑन सेल। और क्या करना है? गुडविल रिटर्न ऑफ। और क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड इसलिए ऐड करना है क्योंकि ऑपरेटिंग खर्चा, जो ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है उसे ऐड कर देते हैं, तो इसे भी ऐड करना है। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन, कोई भी तरह का प्रोविजन हो उसे भी क्या करना है, क्योंकि प्रोविजन कभी भी कैश आइटम नहीं हो। ये सब आलतू फालतू आइटम ऐड करनी है हमें, ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। कुछ चीज़ें लेस भी करनी है हमें ऐसी इनकम लेस करनी है जो हमारी बिजनेस की नहीं है। जैसे इधर रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, हमारे बिजनेस की इनकम, इन्हें लेस कर देंगे, इन्हें यहाँ से लेस करेंगे ताकि इन्वेस्टिंग में ऐड कर सके। अब पूरा रिवीजन एक साथ कर रहे हैं ना, तो और क्लैरिटी आ जानी चाहिए। हमने तो इन तीनों एक्टिविटी को अलग अलग पढ़ा था, अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव यहाँ पे प्लस होता है, इसलिए ऑपरेटिंग में माइनस होता है। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव यहाँ से क्या कर देना? माइनस। यहाँ से माइनस करना क्योंकि उसे कहाँ प्लस करना है? इन्वेस्ट। उसी तरीके से इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में ऐड होगा क्योंकि वो हमारा खर्चा नहीं है, और फाइनेंसिंग में लेस होगा क्योंकि वो कौन सा खर्चा है? फाइनेंसिंग में। ठीक है, तो ये तो याद रख लेना एकदम अच्छे से। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में ऐड कर देना और फाइनेंसिंग में लेस कर देना। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव ऑपरेटिंग में लेस कर देना, इन्वेस्टिंग में ऐड कर देना। ऑपरेटिंग में ऐड, इन्वेस्ट, फाइनेंसिंग में लेस, और एक चीज ऑपरेटिंग में लेस और इन्वेस्टिंग में ऐड। ठीक है, लॉजिकली याद रखना, ज़्यादा थोड़ा रटने की कोशिश करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लॉजिकली क्या? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो वो यहाँ ऐड होगी। यहाँ ऐड होगी तो ऑपरेटिंग में लेस करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑपरेटिंग नेचर की इनकम, लेकिन वहाँ जुड़ी हुई है, तो वहाँ से हटाओ और यहाँ जोड़ो। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा है, इसलिए फाइनेंसिंग में लेस करूँगा, लेकिन वो ऑपरेटिंग में भी लेस हो रहा है, तो वहाँ वापस से तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड वहाँ ऑपरेटिंग में ऐड कर दो ताकि फाइनेंसिंग में लेस कर सको। ये हो गया। जैसे ही तुम ये करो तो उसके बाद तुम लोगों को एक सबसे सिंपल चीज़ करनी है, ऐड लेस। क्या सिंपल चीज़? अच्छी चीज़ है, तुम्हें क्या करनी है? प्रॉफिट ऑन सेल भी आएगा। हाँ, जैसे यहाँ लॉस ऑन सेल प्लस में है, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस होगा। लॉस ऑन सेल प्लस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस होगा। यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ, लॉस ऑन सेल प्लस है, प्रॉफिट ऑन सेल
माइनस है। ऐड और लेस करना है। क्या ऐड लेस? करंट लायबिलिटी का बढ़ना, खराब चीज है करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट का कम होना, ये सबसे इजी चीज। करंट लायबिलिटी का बढ़ना, करंट एसेट का कम होना, ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, क्या करनी है तुम्हें? लेस। उसके बाद लायबिलिटी, और उसके बाद करंट लायबिलिटी का कम होना। उल्टा कर दिया क्या मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक मिनट। हाँ, करंट एसेट का कम होना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना, यही तो लिखा था मैंने। अबे यही तो लिखा था, बोल गलत रहा था। बोलो हाँ चलो, आप वीडियो वालों यहाँ देखो, ऑडियो वालों की सुन लो पहले। ये देखो, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है और करंट एसेट अगर कम हो रही है, करंट एसेट कम हो रही है और करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है। खराब चीज़ है तो क्या होगा? ये ऐड होगा। उसके बाद करंट लायबिलिटी अगर कम हो रही है और करंट एसेट अगर बढ़ रही है, ये अच्छी चीज़ है, ये क्या होगा? लेस होगा। हाँ, जैसे ही मैं ये सब कर लूँगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और सबसे लास्ट में लेस करना है टैक्स पेड। क्या लेस करना है? टैक्स पेड। लेस करते ही ये पूरा ऑपरेटिंग बन गया, ये इन्वेस्टिंग बन गया और ये फाइनेंसिंग बन गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को क्या काम आता है? कुछ अकाउंट बनाने। वो हम लोगों ने भी बहुत बार बनाए हैं। एक सबसे छोटा अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। आप बनाना, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। जहां आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स बने, आप अकाउंट बना देना। कैसे बनेगा इसका अकाउंट? सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग, यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग। ये तो लिख ही देना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब आपको ये दे रखा होगा कि कितना प्रोविजन मेड है और कितना पेड है। अगर मेड दे रखा है तो बाय पी एंड एल, तो बैंक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। किससे? बैलेंसिंग फिगर से। अगर ये दे रखा है तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर और अकाउंट। सेकंड केस, ये केस 1, केस 2, वही प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है, वही बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस सीडी, और आपको टू बैंक दे रखा है। क्या दे रखा है? तो यहाँ आ जाएगा बाय पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर अकाउंट। पी एंड एल दे रखा है तो बैंक बैलेंसिंग फिगर, और बैंक दे रखा है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा गिवन होंगे। और केस 3, जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है और आपको कुछ भी गिवन, सिर्फ आपको दे रखा है बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, तब भी अकाउंट वैसे ही बनेगा। यहाँ आएगा टू बैंक, यहाँ आएगा बाय पी एंड एल। ठीक है, ये वाला पे कर दो, ये वाला चार्ज कर दो और अकाउंट। तो इस अकाउंट में 4 से 5वीं चीज नहीं आ सकती, 4 ही चीज आएगी, बीडी सीडी, बैंक पी एंड एल। बैंक दे रखा हो, पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर, पी एंड एल दे रखा हो, बैंक बैलेंसिंग फिगर, दोनों ना दे रखी हो, पिछले साल का बैंक, इस साल का चार्ज, ये एक अकाउंट बनता है। और इसके बाद लास्ट एक अकाउंट जो हमेशा बनेगा, फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। किसका अकाउंट? फिक्स एसेट का अकाउंट। अगर WDV पे बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं? WDV मतलब कंपनी प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं करती, केस A, कंपनी प्रोविजन अकाउंट मेंटेन। उस केस में आपको क्या करना है? यहाँ लेना है ओपनिंग बैलेंस और यहाँ लेना है क्लोजिंग बैलेंस, जो आप 1000 बारी लोगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लेने के बाद आपको याद रखना है एसेट बढ़ती है कि कम हो रही है। बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है। एसेट कम ही कम होती है, एसेट कम होती है डेप लगाने से, तो यहाँ लिख दो एसेट कम होती है बेचने से।
एसेट कम होती है नुकसान होने से, एसेट बढ़ती है फायदा होने से, एसेट बढ़ती है परचेस करने से, और ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा क्योंकि सब कुछ गिवन होगा। तो ये सुन रहे हो मेरी बात, खरीदेंगे तो टू बैंक, बेचेंगे तो नुकसान होगा बाय पी एंड एल, फायदा होगा, और डेप लगाएंगे तो बाय डेप। ये मैक्सिमम चीज। ये कितनी बार बनाया आपने? बहुत बार बनाया अकाउंट, बहुत बार, ठीक है। और केस बी, जब आपको फिक्स एसेट के साथ साथ प्रोविजन का भी अकाउंट बनाना है तो ये फिक्स एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा। किस पे बनेगा? क्योंकि हम डेप लगाते ही नहीं है, और एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप का। बोर्ड पे देखना, सेम वैसे ही बनाऊंगा। सबसे पहले बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, फिर बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। वही रूल लगेगा, एसेट बढ़ती है डेबिट कम होती है, वही रूल लगेगा। एसेट कम किससे होती है? बेचने से, बाय बैंक, और कम किससे होती है? नुकसान होने से। बढ़ती किससे है? फायदा होने से, परचेस करने से। अब इस पे डेप नहीं लगाना, क्योंकि मैं प्रोविजन मेंटेन करता हूं तो डेप लगाता ही नहीं हूं। डेप लगाऊंगा ही नहीं, लगाऊंगा ही नहीं, लगाऊंगा ही नहीं। लेकिन जब एसेट बेच दूंगा तो डेप एक साथ लगा दूंगा। कैसे लगा दूंगा? तो एक साथ डेप लगाऊंगा तो यहाँ डेप नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डेप। क्या लिखूंगा? ये वो प्रोविजन है जो मैंने बना रखा था लेकिन अब हटा दिया मैंने। जब मैंने प्रोविजन हटा दिया तो वो इफेक्ट प्रोविजन में भी आना चाहिए, तो यहाँ टू एसेट लिख दूंगा मैं। क्या लिख दूंगा? उससे पहले मैं इसके बैलेंस लिखूं, यहाँ बाय बैलेंस बीडी, यहाँ टू बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस। एसेट के बैलेंस डेबिट से शुरू होते हैं और खत्म कहाँ होते हैं? लायबिलिटी का बैलेंस शुरू क्रेडिट से होता है, खत्म डेबिट पे। तो ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। अब जो बैलेंस अगर 50,000 था और 20,000 एसेट में चला गया तो 30 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ बच रहा है 70, तो 40 कहाँ से आए? वो करंट ईयर का डेप है, तो यहाँ आ जाएगा बाय करंट ईयर डेप और अकाउंट। तो प्रोविजन अकाउंट में 4 चीज आ सकती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो एसेट में चला गया वो टू एसेट, और जो डेप आया वो करंट ईयर का डेप। दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 2 पेज में आ गया, ठीक है। इसका फोटो ले लेना अभी, फिर लिखा हुआ है तुम्हारे पास सब, जरूरत लगे तो लेना, नहीं तो तुम्हारी एसेस है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा कैश फ्लो का रिकॉल था। अब क्वेश्चंस तो तुम्हारे पास सारे हैं, जो ट्रिकी चीज़ें आती है वो भी इसमें दे रखी है। अब आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस के लिए जब आप प्रैक्टिस करो तो पीछे की वीडियोस बस वापस देखना एक बार, 54, 46, जब भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, जिसमें तीनों एक्टिविटी बन रही है। और इनिशियल लेवल पे जो क्वेश्चन है अलग अलग एक्टिविटी वाले, उसमें फाइनेंसिंग में एक वीडियो बहुत अच्छी है वो देखना, इन्वेस्टिंग की एक वीडियो बहुत अच्छी है वो देखना। एक इन्वेस्टिंग की वीडियो है जिसमें सारे अकाउंट बनाने के क्वेश्चन है, 3 या 4 सारे, वो चारों देख लेना। फाइनेंसिंग में अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन है वो चारों देख लेना। बाकी ये पूरा सब कुछ उसी में आ रहा है। स्टेप आपको याद ही है, जब भी कैश फ्लो बनाओ तो शुरुआत नेट प्रॉफिट से करेंगे। कहाँ से करेंगे? नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है, ट्रांसफर टू रिजर्व सीधे पता चल जाएगा, डिविडेंड सीधे पता चल जाएगा। अकाउंट बनाना है किसका? प्रोविजन फॉर, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, ये जो बाय पी एंड एल आए ये तो ऐड करना है, और ये जो टू बैंक का है ये लेस करना है। बाय पी एंड एल में जो पी एंड एल वाला प्रोविजन आएगा वो तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, और जो बैंक वाला आएगा वो ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में, ये लास्ट में आ रहा। यहाँ पे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो रहा है और लास्ट में टैक्स पेड लेस हो रहा है, ये लेस और ये ऐड। ये अकाउंट बना के पता चलेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना, अभी बता दिया। रिजर्व अगर 1 लाख से 1,20 हो रहा है तो पता चल गया 20,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविडेंड के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना, नीचे हाँ डिविडेंड के लिए एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, डिविडेंड अगर दे रखा हो 2 साल का तो करंट ईयर का इग्नोर करना है, आपको डिविडेंड सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेना है। पुरानी बुक में ये चीज़ गलत दे रखी, गलत मतलब पुराने प्रोविजन के हिसाब से दे रखी है। आप नया प्रोविजन याद रखना, नंबर कट जाएंगे। क्या है नया प्रोविजन?
प्रपोज डिविडेंड आपको करंट ईयर का लेना है, कौन सा? अरे प्रीवियस ईयर का लेना है। कौन सा लेना है? करंट ईयर का इग्नोर करना है। क्या करना है? करंट ईयर का इग्नोर। कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही ऐड होगा और वो फाइनेंसिंग में, वही ऑपरेटिंग में ऐड होगा, फाइनेंसिंग में। कौन सा वाला डिविडेंड? प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का क्या होगा? इग्नोर। ये भी लिखा हुआ है आपका। ये एक बात हो गई। एक वो वाली बात, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब करो, ये इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 8% दे रखा है। अब डिवेंचर दे रखे 5 लाख और 6 लाख, तो 8% 5 लाख पे लगाऊं कि 6 लाख पे? तो आपको देखना है कि इशू वगैरह कब हुआ है, नीचे डेट दे रखी होती है। अगर इशू वगैरह ओपनिंग पे हुआ है तो रेट क्लोजिंग, और इशू वगैरह क्लोजिंग पे हुआ है रेट ओपनिंग। एक बार फिर बोलो, इशू वगैरह तो रेट क्लोजिंग पे लगेगी, और क्लोजिंग में हुआ है रेट ओपनिंग पे लगेगी, है ना। और अगर बीच में हुआ तो आपको मंथली कैलकुलेशन करनी है आईओसी की तरह। जैसे 1 अक्टूबर में इशू हुए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का अलग निकलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का अलग निकलेगा। 6 महीने का निकलेगा 5 लाख पे, और अगले 6 महीने का 6 लाख पे, क्योंकि अब 5 नहीं अब 6 हो गए। ये भी ठीक है। ये एक बताया है ना। इस स्टेप में आपको क्या करना है? पहले रिजर्व एंड सरप्लस से प्रॉफिट उठाना है, ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह ऐड करना है। स्टेप 2 आपको नॉन करंट एसेट देखनी है। जहां आपने नॉन करंट एसेट देखी आप अकाउंट बना लोगे। क्या बना लोगे? अकाउंट से आपको पता चल जाएगा लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल और करंट ईयर का डेप्ट। क्या पता चल जाएगा? बस अकाउंट बनाते ही। तो ये सेकंड हो गई नॉन करंट। नॉन करंट एसेट में आपको गुडविल भी देखनी है। गुडविल अगर 10 से 6 हो रही है मतलब राइट ऑफ हो रही है, तो गुडविल राइट ऑफ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ये हमारी स्टेप 2 हो गई। क्या हो गई? स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 नॉन करंट लायबिलिटी देखना। क्या देखना? जैसे आप नॉन करंट लायबिलिटी देखोगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट पेड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्टेप 4 आपको एडजस्टमेंट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एडजस्टमेंट में आपको डिविडेंड वगैरह मिल सकता है। क्या मिल सकता है? और कई बार डेप्रीसिएशन भी एडजस्टमेंट में दे रखा होता है, तो एडजस्टमेंट पढ़ना है। स्टेप 5 करंट एसेट करंट लायबिलिटी करना है। क्या करना है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी, है ना। और स्टेप 6 में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ से बनेगा? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में भी आपने अगर फिक्स एसेट का अकाउंट बना रखा है तो बाय बैंक ले लो सेल, और टू बैंक ले लो परचेज। तो सेल परचेज यहाँ से पता चल जाएगी। लेकिन जल्दी मत करना, अगर आपने मशीन का अकाउंट बनाया तो हो सकता है नॉन करंट एसेट में मशीन के साथ लैंड भी हो, तो लैंड भी देखना। हो सकता है नॉन करंट एसेट में मशीन और लैंड के साथ गुडविल भी हो, और गुडविल बढ़ रही हो, तो गुडविल बढ़ती है तो परचेज होती है, वो भी इन्वेस्टिंग में आएगी। किस में आएगी? किसमें आएगी? तो वो अकाउंट भी बनाना। और स्टेप 7 फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग आपको मिलेगा शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कई बार ऐसा हो जाता है कि करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखी होती है, आपको वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं लेनी है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी फाइनेंसिंग में जाएगी, आप भूल जाओगे। इसलिए करंट लायबिलिटी में जहां आपको बोरोइंग दिखे उस पर एफ लिख देना, तो ये कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। एफ लिख देना ताकि वो कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। एक और लास्ट बात, जैसे ही आपकी तीनों एक्टिविटी बन जाए तो आपको क्या करना है? तीनों एक्टिविटी का टोटल नहीं करना है, आपको लिखना है ओपनिंग कैश, फिर आपको लिखना है क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश अगर 50,000 है, क्लोजिंग कैश 70 है, तो 20,000 लिख देना है। और फिर तीनों एक्टिविटी का टोटल करना है कि 20 आ रहा है कि नहीं भी आ रहा हो, तो लिखना तो आपको 20 ही है, क्योंकि आना तो 20 ही चाहिए। ये भी हो गया। एक और बात, कई बार क्वेश्चन में करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी होती है, उसे मत लेना। जैसे इन्वेंट्री दे रखी है, लेना। ओ यहाँ इन्वेंट्री दे रखी है, लेना। ट्रेड रिसीवेबल लेना, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश मत लेना, करंट इन्वेस्टमेंट मत लेना, क्योंकि कैश और करंट इन्वेस्टमेंट को नीचे लेते हैं, उसे ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश में लेते हैं। किस में लेते हैं? जिससे कैश फ्लो टैली करते हैं हम। समझ आया? ये पूरा कैश फ्लो हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आज आए हैं, बस ये मेरे पढ़ाने के बाद अब जब भी टेस्ट देने आओ तो 3 से 4 वीडियो देखनी है आपको। मैं बता रहा हूँ कौन सी। एक वीडियो है जिसमें इलस्ट्रेशन 28 से कवर्ड है फाइनेंसिंग के क्वेश्चन, और एक उसके पहले जिसमें इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन है, ठीक है।
इन्वेस्टिंग समझाने के बाद 2 वीडियो दे रखी है, एक में इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन है, एक में फाइनेंसिंग के क्वेश्चन है। ये 2 वीडियो देखनी है आपको, 2, और एक लास्ट की 2 वीडियो देखनी है जिसमें पूरी समझा रखी है। एक में 4 क्वेश्चन है, एक में 4 है, उतने इनफ है। तो आपको 3 वीडियो और देखनी है ये रिवीजन करने के बाद, और फिर आपको एडिशनल क्वेश्चन करके आने हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप अनसोल्ड कर चुके हो तो, किसी ने अनसोल्ड भी नहीं किए हैं तो पहले अनसोल्ड कंप्लीट करना, ये प्रैक्टिस आपको करके आनी है और फिर टेस्ट देना है। फिर अपन देखते हैं टेस्ट कैसा जाता है। ठीक है, बाय।